नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं एंड ही स्ट्रेट अवे फ्रॉम मुंबई और वो इस समय अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। जी हाँ, मैं सलाहकार सीरीज़ की बात कर रहा हूं, जिसकी कहानी, जिसका डायरेक्शन आपके दिल तक पहुंचा है। और कुछ लाइन लिखी है मैंने फारूक भाई के लिए। उम्मीद करता हूं कि वो लाइनें भी उनके दिल तक पहुंचे। फारूक भाई, बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। कुछ लिखा है लफ्जों में लिपटी है सच्चाई की पुकार, हर मोड़ पे सोच को देती है नई आकार, दिल से निकली दिमाग तक जा पहुंची है बात, यही है सलाहकार की असली सौगात। क्या बात है भाई, क्या बात आपको लगता है कि ये यही सौगात है जो आपने अपनी ऑडियंस को दी और पसंद की जा रही है, और दिल तक जो आपने दिल से लिखाई है और डायरेक्शन की है वो दिल तक पहुंचा है? जी, सबसे मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ऑडियंस जो महसूस कर रही है वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि रिव्यूअर्स, क्रिटिक्स, मेरे घर वाले, मेरे दोस्त क्या कह रहे हैं। जो ऑडियंस के लिए बनाई है, क्योंकि मेरी पूरी लॉयल्टी ऑडियंस के लिए है, तो जिनके लिए बनाई है उनके दिल को छू रही है, ऐसा अब लग रहा है। वो हवा अब बन रही है चारों ओर, जहाँ सलाहकार से बहुत प्यार मिल रहा है। फारूक भाई, अभी कंटेंट में कई बार गिरावट भी देखी जा रही है, कंटेंट आपको राइज भी करते हुए दिख रहा है। हमने कई फिल्म देखी है, कई सीरीज देखी है जिसको फेस्टिवल की तरह एंजॉय करते हुए ऑडियंस दिखाई दी है। आपको क्या लग रहा है कि कई बार जो लिखावट है या फिल्म मेकिंग है या सीरीज है, जब हम कॉर्पोरेट की तरफ ज़्यादा सोचते हैं तो उसमें गिरावट आने लगती है, जब हम ऑडियंस की सोचते हैं तो उसमें राइज होने लगता है? तो कॉर्पोरेट होने की वजह से आपको लगता है कि कई फिल्में या सीरीज नहीं चल पा रही है? देखिए, हर सच्चा फिल्म मेकर जो है, जब वो अपने दिल से और मन से लिखता है तो ही वो एक दूसरे के मन को छुएगी। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं, संगीत का लफ्ज़ कहाँ से आता है? संग से ही संगीत बना है। हम संग हैं तो संगीत है। बिल्कुल। तो ऑडियंस का प्यार है, ऑडियंस को पसंद आनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर फिल्म मेकर्स को अलग अलग जगहों से, अलग अलग लोगों से अपने विजन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लड़ाई लड़नी पड़ती है कि नहीं, आप अपने गणित के बारे में मत सोचिए। फ़िलहाल मुझे लगता है ये दिल की बात है, इसमें हमको दिल के काम दिमाग से नहीं करने चाहिए। भाई, सलाहकार जैसी जब आप सीरीज़ बनाते हैं या फिल्म बनाते हैं इसी टॉपिक पे, जो रिसर्च होती है आज भी क्या उतनी टफ है करना? बिकॉज आपको वक्त बहुत लग जाता है कई बार, क्योंकि इन्फॉर्मेशन वो कई बार नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए। लेकिन फिर भी जितनी भी इन्फॉर्मेशन के तहत पे आपने, कहते हैं ना, आइस ऑन द केक होता है अगर वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कितनी मुश्किलें आती हैं, ये ऑडियंस को मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि जो सोचते हैं कि फिल्में ऐसे ही बन जाती हैं, सीरीज़ ऐसे बन जाती हैं, उसके पीछे कितनी मेहनत होती है रिसर्च की, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। जी, सलाहकार जैसी कहानी भी जो है ना, ये ऐसी कहानी है हमारे पूरे स्पाई इतिहास की, जो हमको हमारे स्कूल के टेक्स्ट बुक्स में नहीं पढ़ाई गई है। वही। ये ऐसा इतिहास है हमारे देश का जो अब तक गोपनीय था, जो छुपा हुआ था। अब आहिस्ते आहिस्ते कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो होती है हमारी इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, वो जब आहिस्ते आहिस्ते डीक्लासिफाइड होने लगती है तो कुछ परतें खुलने लगती हैं। तो ज़रा जब डीप रिसर्च किया और सालों का रिसर्च किया तो समझ में आया कि उस दशक में हिंदुस्तान अपने स्पाइस को लेके बहुत एक्टिव था, और ख़ासकर पाकिस्तान जैसे एक डिक्टेटोरियल मुल्क से हम डील कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त ख़तरा एक पाकिस्तानी डिक्टेटर से था जिसका नाम था ज़िया। और ज़िया खुद, मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, आपके व्यूअर्स को शायद ये बात उनको इतिहास की इंटरेस्टिंग लगे, कि ज़िया खुद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ऑफ देहरादून में ट्रेंड हुए थे। तो वो हमारी मिलिट्री को बहुत अच्छी तरह से समझते थे, उनको हमारे इंस्टॉलेशंस के बारे में पता था, उनको बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में पता थी, और हमें भी उतना ही इन्फॉर्मेशन अब उनके ऊपर चाहिए था। तो उस वक्त, आज तो फिर भी टेक्नोलॉजी है, रिकॉनेसेंस हैं, ड्रोन्स हैं, आप दुश्मन के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता कर सकते हो, ऊपर से देख सकते हो, हर तरीके से देख सकते हो। लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान के स्पाई कम्युनिटी को अपनी वाकई जान की बाजी लगा के, अपनी जान का दांव खेल के, दुश्मन के घर के अंदर घुस के
उससे सारी इन्फॉर्मेशन ही नहीं निकालनी थी, वो इन्फॉर्मेशन वापस घर भी भेजनी थी, उस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट भी करना था कि हम हमेशा दुश्मन से एक कदम आगे रह सकें इस जंग में, इस लड़ाई में। खासकर ये जो स्पाई, तो सलाहकार की कहानी में भी आप यही दुनिया देखेंगे। भाई आपको लगता है कि अभी जो सरकार है उसमें डायरेक्टर भी और राइटर भी अब खुल के आ रहे हैं और ओपनली क्रिएटिव लिबर्टीज मिल रही है ऐसी कहानियों को लाने की ताकि वो ऑडियंस तक पहुंचे? देखिए, हर कहानीकार को थोड़ी हिम्मत तो रखनी पड़ेगी एक कहानी कहने के लिए, वरना आप कैसे कह पाएंगे। मुझे लगा एज अ हिंदुस्तानी, मुझे लगा कि अरे वाह, ये एक ऐसा चैप्टर है 1978 का हिंदुस्तान के पूरे स्पाई वर्ल्ड का। देखिए, एक दशक में ये था कि हमने वाकई में, आपको सलाहकार की कहानी से समझ में आएगा, हमने वाकई में पाकिस्तान को उनके परमाणु एम्बिशन से 10 साल पीछे भेज दिया था। और उस वक्त ये भेजना ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ जैसे आज आसिम मुनीर जैसा पागल सा डिक्टेटर नुमा सा एक आदमी पाकिस्तान को टेक ओवर कर रहे, उस टाइम ज़िया ने भी यही किया था। वो एक इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं थे, वो एक मिलिट्री जनरल थे जिन्होंने भुट्टो को लटका के ख़त्म कर दिया था और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए थे। तो ये वोलेटाइल कैरेक्टर्स होते हैं इतिहास में, और इनसे हमेशा थोड़ा सा बच के ही रहना चाहिए, इनसे एक कदम आगे ही रहना चाहिए। और भरोसे के तो ये बिल्कुल भी लायक नहीं ना। आज हमको तो कोई लेना देना नहीं है पाकिस्तान से, हम तो अपनी इकोनॉमी, अपने प्रोग्रेस में लगे हुए हैं, लेकिन उन पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता ना, बिकॉज उनका एजेंडा हमेशा रहता है हमारी तरफ। भाई आपकी फिल्मों में बोल्ड थीम्स और सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, क्या आपको लगता है कि आज का जो ऑडियंस है सच में इतना मैच्योर है उसे समझने के लिए? आज का ऑडियंस पहले से कहीं ज़्यादा मैच्योर्ड है, क्योंकि आज के ऑडियंस के लिए, देखिए, आपके पास भी वही मोबाइल फ़ोन है, मेरे पास भी वही है, वो गांव में बैठा हुआ है, उसके पास थोड़ा सा सस्ता होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन उसके पास है। बिल्कुल। तो लेवल प्लेइंग फील्ड है। आज की ऑडियंस कोई भी विषय के बारे में जानना चाहती है तो वो फ़ौरन एआई से, गूगल से, हर अलग अलग तरीक़ों से पता कर सकती है, अपने आप को एडुकेट कर सकती है, आप जैसा चैनल देख सकती है। उसके अलग अलग तरीके हैं एडुकेट होने के। तो आज का ऑडियंस अवेयर है। भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की वजह से कंटेंट की मॉरल लिमिट धुंधली हो रही है। क्या आपको लगता है कि फिल्म मेकर्स का एक्सपेरिमेंट कभी कभी ओवर हो जाता है? जी बिल्कुल ओवर हो जाता है। जैसे कि आप अगर सलाहकार भी देखेंगे, मुझे बड़ा गर्व है इस बात का कि अगर आप अपने पिताजी के साथ बैठ के देख रहे हैं, या अगर आप अपनी छोटी बेटी के साथ बैठ के देख रहे होते, तो ना आप एम्बैरेस होते ना वो। सलाहकार की ये जीत है कि फैमिली साथ में बैठ के भी देख सकती है इस कहानी को। बिल्कुल भाई, आपकी फिल्मों में अक्सर रियलिस्टिक और इमोशनल नैरेटिव देखने को मिलता है। क्या ये आपकी पर्सनल फिलॉसफी से जुड़ा है या क्रिएटिव विजन का हिस्सा है आपके? देखिए, हम इमोशनल इंसान हैं जो दूसरे इमोशनल लोगों के लिए कहानी बना रहे हैं। मैं भी एज अ मेकर इमोशनल हूँ, ऑडियंस भी एज ऑडियंस इमोशनल है। हम सब इंसान के लिए कहानी बना रहा है, तो इमोशन के बिना तो फिर क्या ही कहानी है। बिल्कुल। खुदा हाफिज जैसी फिल्मों में आपने रॉ इमोशंस और एक्शंस को बैलेंस किया था। एक डायरेक्टर के तौर पर क्या आज की ऑडियंस का माइंडसेट आपको अपनी कहानी बदलने पर मजबूर करता है? नहीं, आज की ऑडियंस का माइंडसेट कहानी बदलने पे मजबूर नहीं कर रहा है। आज की ऑडियंस का माइंडसेट हमेशा ऑडियंस से एक कदम आगे रहने पे मजबूर कर रहा है, ऑडियंस को और समझने पे मजबूर कर रहा है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त इसी दाव पेच में लगी हुई है कि ऑडियंस को चाहिए क्या। बिल्कुल। भाई डिजिटल युग में जहाँ कंटेंट की बाढ़ है, मतलब कंटेंट इतना सारा है, वहाँ एक फिल्म मेकर अपनी ऑथेंटिक वॉइस कैसे बनाए रख सकता है? दिल से बात कह के, मन की बात कह के, जो मन को छू जाए। फिल्म मेकिंग में मुझे अभी भी इंसानियत पे भरोसा है। और देखिए यही वजह है, देखिए जब आप दिल से कुछ चीज़ करते हैं तो वो दिल तक पहुंचती है, और सलाहकार इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि एक दिल से बनाई हुई कहानी और ईमानदारी से बनाई हुई कहानी वो आपके दिल तक पहुंचे, आप ईमानदारी से उसे देख भी रहे हैं, ये आपकी ताकत होती है। फिल्म मेकिंग में क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कहानी की ओरिजिनलिटी या उसे कहने का तरीका? दोनों ही चीज़ें का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ओरिजिनलिटी से ये, कहानी की ओरिजिनलिटी से ये होगा कि ऑडियंस एक नई कहानी सुन रही होगी,
और बोलने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि आप कोई पुरानी कहानी को लेके भी एक नए अंदाज में कह के उसको एक फ्रेश तरीके से कह सकें। जैसे जैसे एक तरीके से मैं कहूँगा कि संदीप रेड्डी वांगा ने जो रिवेंज ड्रामा है उसको री इन्वेंट कर दिया, उस जॉनर को ऐसा घोल दिया अपनी एक ओरिजिनल सेंस में कि वो जॉनर री इन्वेंट हो गया। जैसे मोहित ने अभी सैयारा के साथ किया है, उन्होंने अपनी ही कही हुई कहानियों के जॉनर को अब री इन्वेंट कर दिया है, एक नए अंदाज से उन्होंने अपनी ही पहले कही हुई कहानियों को लेकिन एक बहुत नए अंदाज से, क्योंकि एक कहानीकार का भी तो एवोल्यूशन हो रहा है ना, वो भी इतने सालों में जहनी तौर पे बढ़ रहा है, ग्रो कर रहा है, तो वो दिखता है सैयारा में भी। भाई लेकिन आपको लगता है कई बार जिस तरह का कंटेंट आने लगता है, चाहे हॉरर कॉमेडी हो, चाहे कॉमेडीज हो या थ्रिलर हो, वो एक साथ एक जैसा कंटेंट जब आने लगता है तो वो थोड़ा बोरियत हो जाती है जी। क्यों हम एक दूसरे के पीछे ऐसे ऐसे कंटेंट ला रहे हैं, क्यों नया इन्वेंशन नहीं हो पा रहा है? कई बार हम जो देखते हैं वो थोड़ा है ना कि ट्रेंड फॉलो करने का चलन, ये एक इंसानों की फितरत होती है कि एक चीज़ का ट्रेंड आ जाता है तो फिर वो चलने लगता है। तो मुझे लगता है इसलिए ये इससे इंडस्ट्री भी परे नहीं है। इंडस्ट्री में भी कभी कभी कोई ट्रेंड आता है तो फिर 8-10 लोग उसी पे बनाना चाहते हैं। अभी जैसे देखिए हाल ही में एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ मैंने नहीं सुनी, मुझे सुन के मुझे बड़ा ख़राब लगा कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, बट जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर हमारा कंक्लूड हुआ तो किसी ने अनाउंस कर दी फिल्म ऑपरेशन सिंदूर पे। तो ये एक बहुत अपॉर्चुनिस्ट तरीका हुआ। इसमें आपको पता चलता है आदमी बेईमान है, ये दिल से नहीं कहना चाह रहा है कहानी, ये एक अपॉर्चुनिटी को उठा के उसके इमोशन को बिना समझे एक फिल्म अनाउंस कर देता है कह के ऑपरेशन सिंदूर। तो ये मुझे गलत लगा। भाई एज अ डायरेक्टर आपका सेट पे सबसे स्ट्रिक्ट रूल क्या होता है? सेट पे सबसे, मैं थोड़ा सा हूँ स्ट्रिक्ट किस्म का आदमी, शायद आपने सुना होगा कुछ मेरे बारे में या नहीं पता नहीं, लेकिन सबसे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है डायरेक्टर के दिए गए इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करना, और फ़ोन पे बात करना। मेरे सारे एक्टर्स अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार वो कैमरा के सामने आ जाएं तो मैं सबको लंबे लंबे ईमेल्स लिखता हूँ कि देखिए आप सेट पे ना ये एक दायरा हम मेंटेन करके चलेंगे जहाँ कैमरा के सामने मुझे आप आपके फ़ोन पे बिज़ी नहीं चाहिए। और तो कुछ ऐसे रूल्स हैं। वो क्या होता है, मैं अभी देखिए जैसे आपकी ये जगह है, आपकी तरह से ये एक दूसरे आपकी तरह एक दूसरा मंदिर ही है ना, ये आपका मंदिर किसको कहते हैं? जो मन के अंदर बिल्कुल उसको मंदिर कहते हैं। तो ये जगह आपके मन में, आपके तन में, आपके धन से हर तरीके से जुड़ी हुई है। तो एक तरह से ये भी जो आपके काम करने की जगह है, ये भी एक मंदिर ही हुआ एक तरीके से। तो फिल्म का सेट भी मुझे लगता है एक तरह से एक मंदिर होता है जहाँ आपको बड़े इज्जत से और बड़े, जैसे हम कहते हैं ना, अदब से बिल्कुल आके काम करना चाहिए। फिल्म मेकिंग के उस प्रोसेस को बड़ी इज्जत देनी चाहिए, क्योंकि इतने दिग्गज फिल्म मेकर हुए हैं इतिहास में। तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटी सी एक बूंद मानता हूँ। तो मुझे लगता है अब बूंद से दरिया बनने के लिए एक डिसिप्लिन तो रखना होगा, एक आस्था, एक श्रद्धा से काम करना चाहिए इंसान को। आपके अंदर आपका पियानो बजता रहता है। भाई फिर भी दिल हिंदुस्तानी और अशोका जैसी फिल्मों से भी आपने रिलेट किया अपने आप को। बहुत छोटा था मैं तो सिवान सर के साथ। और शाहरुख कितने स्ट्रिक्ट हैं, जैसे हम स्ट्रिक्ट डायरेक्टर्स की बात करते हैं, कौन सबसे बेस्ट है जो डायरेक्टर्स एक्टर है जिसके साथ आपने अभी काम किया है? मतलब जो डायरेक्टर्स का एक्टर है, ही फॉलोज डायरेक्टर्स रूल्स एंड जिनके साथ अभी आपने काम किया है? नहीं, मेरे साथ तो थैंकफुली सारे ही एक्टर्स ने, चाहे वो विद्युत हो, नसीर साहब हों, अतुल कुलकर्णी हों, अभी मोनी रॉय हुई, नवीन कस्तूरिया हुए सलाहकार में, मेरे सारे एक्टर्स हमेशा मुझे फॉलो करते हैं। मुझे कभी किसी एक्टर ने कोई तकलीफ़ नहीं दी है। शाहरुख भाई की खास बात, सबसे जो शाहरुख खान के साथ काम करने से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप ये सीखते हो कि कैसे आप कामयाबी को अपने सर पे नहीं जाने देना चाहिए। ये सब बोलते हैं।
ये सब बोलते हैं क्योंकि शाहरुख भाई हैं वैसे। वो आपको लगता होगा अरे शाहरुख खान, क्योंकि उनका एक स्वैग, उनका एक स्टाइल, एक वो नेचुरल है, लेकिन वो सबको इतना वो कभी सेट पे आपको ये नहीं लगेगा अरे शाहरुख खान आ गया है, आपको लगेगा यार एक मेहनती एक्टर आया हुआ है। आज भी वो बहुत मेहनत करते हैं। आप उनके साथ काम करोगे 12 घंटे भी एक दिन में, तो आपको लगेगा यार आप कम कर रहे हो, ये आदमी मुझसे ज़्यादा कर रहा है, मुझे इससे पकड़ बना के रखनी चाहिए। तो बहुत वो दूसरों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। मुझे लगता है एक बहुत बड़ा हिस्सा मालिक ने, परमात्मा ने जो उनको कामयाबी बख्शी है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, स्पिरिचुअल हिस्सा मुझे ये लगता है वो है कि शाहरुख भाई अपने से दूसरों के साथ जो व्यवहार करते हैं जी, वो व्यवहार बहुत अच्छा है, बहुत नरम है। बिल्कुल। भाई कोई ऐसी कहानी जो क्योंकि आपने बहुत सारी कहानी लिखी भी है, डायरेक्ट भी की है, फिर भी एक कहानी जो आपके दिल के करीब है और उस पर आपकी लिखावट जारी है? जी, एक कहानी मैं बनाना चाहता हूँ जो कि 7 इंडियन सोल्जर्स की कहानी है, और ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं इस वक्त इसको बनाने के लिए जूझने वाला हूँ मैं। वाह तो हाँ, बहुत ही प्यारी कहानी है। भाई। कोई ऐसा कहते थे जब हम लिखते हैं तो किसी को सोच के लिखते हैं, किरदार को सोच के लिखते हैं। कोई एक ऐसा किरदार जो आपके जहन में है, आप उस किरदार को सोच के कहानी भी लिखने वाले हैं या सोच रहे हैं? बिकॉज जब इतना प्यार मिलने लगता है तो कहते हैं ना, कायनात आपके आसपास, सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। जी। कोई ऐसी कहानी और किरदार, कोई बायोपिक, क्योंकि एक इतनी सारी बायोपिक्स अनसंग हीरोज़ हैं और मुझे पता है कि आप अब उस अनसंग हीरोज़ के बहुत करीब अपने आप को ले जा चुके हैं। जी आप उसको जी रहे हैं, सोच रहे हैं, जी और वही ईमानदारी और सच्चाई आपकी कहानियों में दिखती है। जी। कोई ऐसे अनसंग हीरो आपके जहन में है जिसको ना पढ़ा गया हो, ना बताया गया हो, लेकिन आप चाहते हैं उसे पर्दे पे लाके उसको पूरा यूनिवर्स, उसको पूरी कायनात देखें? जी, जो एक कहानी है जो जब विभाजन हुआ था यस, हिंदुस्तान का, और जब अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स जो थे हिंदुस्तान के, वो कोई ना कोई नहीं आ रहा था हिंदुस्तान के, जिसमें राजा हरी सिंह जी भी थे और कश्मीर के वो राजा थे और वो हिंदुस्तान से मिलना नहीं चाह रहे थे उस वक्त। तो उस वक्त हमारी तारीख में, हमारे इतिहास में हमारे उस वक्त के होम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल जी, का बहुत बड़ा योगदान था, जिसको हम अभी तक पूरी तरह से मुझे लगता नहीं समझ पाए हैं। जी, ऊपरी ऊपरी तौर पे है, कुछ कुछ है, और वल्लभ भाई पटेल के दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे ही द ग्रेट बैटल ऑफ नौशेरा हुई थी। वाह। तो वो कहानी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। भाई आपको लगता है कि क्यों किताबों में नहीं पढ़ाई जाती चीज़ें ये? क्यों वंचित हमारे जनरेशन को रखा जा रहा है? क्यों हम इन अनसंग हीरोज़ के बारे में नहीं जान पा रहे हैं? क्योंकि मुझे लगता है अगर आप किसी हमारी जनरेशन से पूछेंगे तो बहुत कम, जितना उनको पढ़ाया गया है वही 2 पन्नों का हो, 3 पन्ने का हो, जो लिखा है वही पढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि हमारे बुक्स में एक स्कूल के अंदर अनसंग हीरोज़ का भी एक सिलेबस होना चाहिए ताकि हम उनको जी सके, उनको सुन सके, उनको? हाँ, मुझे तो लगता है, देखिए जैसे एक हिस्ट्री का चैप्टर होता है, वैसे एक छोटा सा चैप्टर ज़रूर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है ऑन द ग्रेट पेट्रियट्स ऑफ इंडिया। हम अशोकास को पढ़ रहे हैं, अकबर को पढ़ रहे हैं, तैमूर को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अपने इन हीरोज़ को क्यों नहीं पढ़ पा रहे? हाँ बिल्कुल, जैसे हम एक्चुअली बहुत सारे, अगर आप जब तक ठीक से रिसर्च नहीं करो, आपको समझ में नहीं आता। ये तो पता है हाँ वल्लभ भाई पटेल का कंट्रीब्यूशन था, बट क्या था, क्या था, बिल्कुल क्या था, कैसे हुआ था, कैसे कश्मीर हिंदुस्तान का एंड मोमेंट पे हिस्सा बना, वो सब क्या बातें थी, वो हम पूरी तरह से नहीं जानते। भाई आपको लगता है कि ये भी आपकी तरह और भी डायरेक्टर्स की और प्रोडक्शन हाउसेस की जिम्मेदारी होनी चाहिए ताकि ऐसी फिल्में बने? क्योंकि कहते हैं ना, समाज का आईना होते हैं, फिल्म्स आर द मिरर्स ऑफ द सोसाइटी। क्यों बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस भी क्यों कॉर्पोरेट्स की तरफ भाग के सिर्फ कलेक्शंस की तरफ भाग रहे? क्यों एक ऐसी फिल्में जो हिंदी सिनेमा, हम जिसे, आई डोंट कॉल इट बॉलीवुड, आई से हिंदी सिनेमा, आपको भी लगता है हिंदी सिनेमा लैक हो रहा है? लेकिन जिस तरीके से आपकी फिल्में, देखिए इसका सबसे बड़ा कारण क्या है ना, हिंदी सिनेमा में आपने अब हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े वर्ग को आप आने नहीं दे रहे, जो कि हिंदुस्तान का मिडिल क्लास है।
आपने पॉपकॉर्न और पेप्सी को तो कर दिया है कम से कम 1000 रुपये, 800 रुपये, 1500 रुपये, अलग अलग थिएटर डिपेंडिंग ऑन कि वो किस एरिया और किस शहर में है। तो मुझे लगता है जो हिंदी सिनेमा की तारीख के इतिहास में जो रीढ़ की हड्डी रही है ऑडियंस, वो है हिंदुस्तान का मिडिल क्लास। बिल्कुल। और आपने मिडिल क्लास के लिए थिएटर गोइंग ऑडियंस, थिएटर गोइंग एक्सपीरियंस को इतना महंगा कर दिया है बिल्कुल। कि वो सबसे बड़ी वजह है। वरना मुझे लगता है बहुत बार अक्सर इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स कोशिश करते रहते हैं कुछ ना कुछ कि वो अपनी एक हिंदुस्तान की कहानी कहें। ये कोशिश जारी है, लेकिन बहुत बड़ा इसकी जो जिम्मेदारी है वो जो प्रोड्यूसर्स गिल्ड हैं, जो एग्जीबिशन सेक्टर है, पीवीआर, सिनेपोलिस, ये वो, इनको अब टिकट्स, देखिए एक सिंपल चीज़ मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, जिस चीज़ से मुझे बहुत चिढ़ है और मुझे कहने में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि थिएटर में क्या हो रहा है। आप किसी थिएटर में जाएं, आपने मांगा एक कोक जी, कोक, अभी कोई भी चीज़ हमारे मुल्क में एमआरपी के हिसाब से बिकनी होती है, बट वो आपको कोक बॉटल में नहीं दे रहा है, वो कोक को ग्लास के अंदर डाल के दे रहा है, उस ग्लास की एमआरपी नहीं है जी। इसलिए वही अब 40 रुपए का कोक, 30 रुपए का कोक आपके लिए 300 रुपए का हो। बिल्कुल। तो ये जो हरकतें हैं जिससे आप मिडिल क्लास को बोल रहे हैं आप मत आओ, आप हमारे मल्टीप्लेक्स में मत आओ। अरे भाई, वही तो रीढ़ की हड्डी है हिंदुस्तान के सिनेमा की, आज तक उन्होंने ही तो चलाया है। भाई आपने बहुत अच्छी बात की, लेकिन ये बहुत कम लोग होते हैं फारूक भाई की तरह जो इतनी बेबाकी से अपनी बात रख पाते हैं। भाई आपने अभी नेक्स्ट प्लान, क्योंकि इतना प्यार मोहब्बत मिल रहा है और ये कहानी सिर्फ ऑडियंस तक नहीं, हमारे पॉलिटिशियंस तक भी जाए और उनको भी दिखाई जाए, क्योंकि संसद में भी बहुत सारी स्क्रीनिंग्स हो रही हैं। क्या आपने कोई प्लान बनाया कि क्योंकि ये कहानी जो आम आदमी को छू रही है वो उनको भी छुए, जो हमारे सरकार में बैठे हैं वो भी देखें, तो कोई प्लान्स है कि कोई स्क्रीनिंग रखी जाए अलग अलग? मेरा तो बड़ा सौभाग्य रहेगा अगर संसद में स्क्रीनिंग रखी जा सके, अगर इंटेलिजेंस कम्युनिटी को दिखा सकते हैं, एमईए के लोग देख सकें और होम मिनिस्ट्री के लोग देख सकें ऐसी कहानी, क्योंकि बड़े दिल से हमने बनाई है और ये एक बहुत ही जेन्युइन ट्रिब्यूट है जी बिल्कुल हमारे मुल्क के इतिहास को और हमारे मुल्क के अनसंग हीरोज़ के लिए। तो बट मैं छोटा सा फिल्म मेकर हूँ, मेरी ऐसी कोई जो रब रास्ते बना दे मेरे लिए वो ठीक हैं। तो मेरी ऐसी कोई अभी ऐसा कोई बैकिंग या ऐसी कोई पहुँच नहीं है कि हम वहाँ तक जा पाएँ, लेकिन कहानी की अपनी एक ताकत होती है, वो जब पहुँचना शुरू करती है लोगों के दिलों में तो मुझे उम्मीद है कि कोई ना कोई जो देख रहा होगा ज़रूर हम चाहेंगे कि मिनिस्ट्री में या जहाँ भी अगर वो देखना चाहें सलाहकार की इस कहानी को तो हम ज़रूर दिखाना चाहेंगे। भाई आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट हैं, आपने महारत हासिल की है, मैं फाइट लीग्स की भी बात कर रहा हूँ जी क्या वो भी कंटिन्यूएशन में रहेगी? बिकॉज आज का युवा उसको भी बहुत चाह रहा है और अलग अलग लीग्स हो रही हैं, जैकी श्रॉफ की जो लाडली है वो भी कर रही हैं, बहुत सारे पूरा परिवार उससे लीग से भी जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसी लीग्स, और ताकि हमारे यूथ को फिल्मों से अलग जो हैं, हमारे स्पोर्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ जी उसमें भी मौका दिया जाए और अलग अलग जगहों से उनको ला के एक स्टेज दिया जाए जो आप। जी देखिए, हिंदुस्तान में जी इतना युवा है, बिल्कुल, उस युवा में इतनी एनर्जी है, उस एनर्जी को एक प्लेटफॉर्म तो मिलना चाहिए। तो जितना स्पोर्ट हो मुल्क में कम है, बिल्कुल कम है जी। आप हर स्टेट में स्पोर्ट्स डाल दो, हर स्टेट से चैंपियन निकलेंगे जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे compete कर सकते हैं। और हम भारत इस वक्त एक ऐसे माइंडसेट में है जहां हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये एक अच्छा टाइम है स्पोर्ट्समैन को इनकरेज करने का, भारत के यूथ को इनकरेज करने का जिनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे हैं। यंग लड़के जो वुशु खेलते हैं, जो जूडो खेलते हैं, जो ये सब अलग अलग डिसिप्लिन खेलते हैं, जो आप ओलंपिक्स में खेल सकते हैं, जो आप वर्ल्ड स्टेज पे जाके compete कर सकते हैं। अलग अलग प्रांत में ऐसे कर्रे लौंडे बैठे हुए हैं और लड़कियां भी जो जिनमें पूरी क्षमता है कि वो देश का नाम एक इंटरनेशनल स्तर पे रोशन कर सकें।
मुझे पता था, इसलिए मैंने आपसे पूछा, क्योंकि आपकी एक आत्मा वहाँ पे भी बसती है और वो आपके दिल के बहुत करीब है। और फिल्मों से अलग अगर हमारा युवा स्पोर्ट्स में भी आगे जा रहा है, क्योंकि ये भी एक स्टेज देना भी बहुत बड़ी बात होती है, लोगों को मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से फाइट लीग्स आ रही हैं और हम इतना युवा टैलेंट देख रहे हैं, क्रिकेट के साथ साथ हर गेम बहुत इम्पोर्टेंट है जी। अगर हमारा देश के लिए क्रिकेट एक भगवान की तरह है, तो मुझे लगता है हमारे युवा भी हमारे देश के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं। और फारूक कबीर भाई ने तो हर चीज़ को बहुत ही ज़मीनी तरीके से जुड़े हुए हैं वो, और उस चीज़ को समझते हैं। और जब सच्चाई और ईमानदारी के साथ कोई आदमी आता है, मैं डायरेक्टर एक्टर की नहीं, मैं क्लेमैन की भी बात कर रहा हूँ, और फारूक भाई जब भी आते हैं उनमें लगता नहीं है कि वो किसी लालच के लिए या किसी, वो हमेशा आएंगे दिल से आएंगे, और दिल से जब ईमानदारी से और दिल से कोई बात निकलती है तो आप देख सकते हैं कि सलाहकार जैसी चीज़ें निकल के आती हैं और सेलिब्रेट की जाती है। भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में आए, और हम यही चाहते हैं कि आने वाले प्रोजेक्ट्स जो आप दिल से बना रहे हैं, ईमानदारी से बना रहे हैं, वो भी दिल तक पहुँचेंगे। और ऐसी कहानियाँ बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी जनरेशन के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम खो रहे हैं किताबों में, कम से कम वो फिल्मी पर्दे पे आके आपको वो समझा सके। और मैं ये भी चाहता हूँ कि स्कूल में एक सैटरडे एक ऐसी फिल्में दिखाई जाए अनसंग हीरोज़ की, जी। एक क्लासेस हो जो कंपलसरी हो, जी। और आर्ट्स और कल्चर के लिए, आर्ट्स एंड कल्चर के लिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि फारूक भाई इसमें भी अपनी हिस्सेदारी देंगे, सोचेंगे, और हमारे जो युवा हैं हमारे देश के, उनको ऐसे इंस्पायर करते रहेंगे अपनी कहानियों से भी, डायरेक्शन से भी। थैंक यू भाई। नमस्कार भाई, थैंक यू सो मच। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।